तो भूमंडलीकरण और संस्कृति, इस पाठ में आपके दो शब्द ये हैं, भूमंडलीकरण और संस्कृति। तो संस्कृति हम आपको पहले भी पढ़ा चुके थे, फिर एक बार समझ लेते हैं संस्कृति क्या होता है। कि जो हमारे विचार होते हैं वो संस्कृति से निर्मित होते हैं, और जो हमारे विचार फिर बाहर निकल कर आते हैं हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे रहन सहन के तरीक़ों में, वो संस्कृति बन जाती है। और फिर उसी से ही हम जो अगली पीढ़ी होती है हमारी, वो उसी से सीखती है कैसे सोचना है, क्या सोचना है, कैसे रहना है। संस्कृति के मूल आधार में आप ये सारा समझ चुके थे। जैसे कि हमारे जो संस्कृति के मूल आधार थे उनमें सबसे मुख्य धर्म था। धर्म से मतलब था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी शिक्षा धर्म पर आधारित होती है। धर्म में हम यही सीखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारा जो मुख्य मूल आधार था संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, वो यज्ञ था और पुरुषार्थ चतुष्टय था। यानी कि 4 पुरुषार्थ हमें अचीव करने होते हैं पूरे जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उससे हमारे एक तरफ विचारों का पता चलता है कि हमारे कैसे विचार हैं। यानी कि धर्म पर हम ये सिखाते हैं बच्चों को, कम से कम 25 साल तक यही सीखते रहते थे पुराने समय में, जब हमारी संस्कृति पूरी तरह से विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध थी। कि क्या सीखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखना था। फिर अर्थ यानी कि पैसा, कि हम अर्थ अर्जित कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और जब हमें ये भी ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और पैसा भी हम कमा चुके हैं, तो फिर हम उसी दायरे में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से पहला हमारा धर्म था, फिर पुरुषार्थ चतुष्टय था, और फिर यज्ञ यानी कि हमें निस्वार्थ जो भी हम काम करते हैं जीवन में वो सब हमारा यज्ञ कहलाता है। जैसे आप घर में अगर देखें कि एक छोटा सा बच्चा है, माँ सबसे पहले खाना बना के अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे के दादी दादा परदादी परदादा, उनको थाली में भोजन परोस के बच्चे को, छोटे से बच्चे को देती है कि ये लो अपने दादाजी को दे दो, अपनी दादी को दे दो। तो यहाँ से वो निस्वार्थ चीज़ें सीख जाता है, यानी कि यज्ञ में उसके एक निस्वार्थ आहुति हो जाती है। हालांकि अगर हम आज के परिवेश में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो यज्ञ हवन होते हैं उसमें सामग्री जब आग में डालते हैं तो वो आहुति होती है। लेकिन वास्तव में जो हमारी संस्कृति में यज्ञ माना गया है, उन्हें माना गया है जो हम निस्वार्थ उन लोगों के लिए करते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, सुखमय बनता है। उनके प्रति जब हम अपने निस्वार्थ भाव से कुछ भी करते हैं वो आहुति, और जो हम निस्वार्थ भाव से करने की हमारी विचार होते हैं या किसके लिए करते हैं वो यज्ञ होता है। जैसे पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, गुरु यज्ञ, और इसी तरह के निर्यज्ञ, पितृयज्ञ। जो पितृयज्ञ मतलब कि जो हमारे माता पिता के लिए करते हैं, भूत यज्ञ जो भूतकाल में जा चुके हैं यानी कि अभी जीवित नहीं है, उनके लिए जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति के मूल आधार थे। दूसरा है भूमंडलीकरण का अर्थ। तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है पुराने समय में एक गांव हुआ करते थे, या आज भी हैं जैसे गांव। तो गांव की एक संस्कृति ऐसी होती थी कि एक गांव में जितनी भी ज़रूरतों का सामान होता था, उन सभी ज़रूरतों के सामान को गांव में ही उत्पादित कर दिया जाता था। जैसे अगर कपड़े की बात लें तो गांव में कपास का उत्पादन होता था, गांव में फिर रुई बनती थी, गांव में फिर कताई हो जाती थी, फिर जुलाई उसे बुन दे देते, और कपड़े भी फिर गांव में तैयार हो जाते थे। या सब्जी है तो दाल, सब्जी, गेहूँ, अन्न, गुड़, सब कुछ जितनी भी एक ज़रूरत का सामान होता है एक समाज की ज़रूरत का, वो सारा उसी गांव में उत्पादित हो जाता था। तो पहले तो ये विशेषता एक समुदाय की थी। दूसरी ये थी कि जितने भी गांव में लोग होते थे सबका ही आपस में परस्पर संबंध होता था, एक दूसरे को जानते होते थे। अब जो भूमंडलीकरण है उसका मतलब है कि जैसे एक समुदाय पहले गांव में रहता था, ऐसे ही जो पूरी विश्व है वो एक गांव बन गया है, और उस गांव में सभी एक दूसरे से परिचित होने लगे हैं। और जो अपनी ज़रूरतों के सामान हैं, जैसे गांव में पहले एक गांव में पैदा होते थे ज़रूरतों के सामान, और उसी गांव के लोग आपस में पूर्ति कर लेते थे, ऐसे पूरा गांव एक पूरा विश्व
पूरा संसार एक गांव की तरह बन गया है। हमारी ज़रूरतों का सामान हम अपने आप नहीं उपजाते हैं, बल्कि एक हमारी ज़रूरत का सामान चीन बना रहा है, एक अमेरिका बना रहा है। तो इस तरह से हम पूरा देश जो है पूरा जो संसार है वो आपस में गांव की तरह हो गया है। सभी एक दूसरे को जानने लगे हैं। जैसे कि आपके लिए जितनी दूरी मोदी से है, इतनी दूरी ट्रंप से है। आप ना तो सीधा मोदी से मिल सकते हैं और ना ही सीधा ट्रंप से मिल सकते हैं, लेकिन जितना आप मोदी को जानते हैं उतना ही ट्रंप को भी जानते हैं। जितना अपने देश की परिस्थितियों को जानते हैं उतनी आज आप अमेरिका की परिस्थितियों को भी जानते हैं, जो बिल्कुल हमारे धरती पे एकदम अपोजिट पड़ता है। जब हमारे यहाँ दिन होती है तो अमेरिका में रात होती है। लेकिन फिर भी अमेरिका में कितने लोग अब कोरोना से मर गए हैं, चाइना में कितने मर गए हैं, इटली में कितने मर गए हैं। इस तरह से जब सारी घटनाओं की आपको तुरंत जानकारी मिल जाती है और हमारी ज़रूरतों के जो सामान होते हैं वो हम अपने आप में उत्पादित कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जगहों से आते हैं, तो ये एक भूमंडलीकरण की अवधारणा मान ली गई है। तो संस्कृति और भूमंडलीकरण ये दोनों चीज़ जब समझ लेते हैं तो फिर इनका कैसे भूमंडलीकरण का संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है ये देखना होता है। तो भूमंडलीकरण में एक तो ये होता है कि जब हम सारे विश्व के सभी देशों से संपर्क में आते हैं तो हमारी संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान होता है। और हमारी संस्कृति को अगर इस तरह से एक वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण के बारे में हम कंपेयर करें, तुलना करें अपने विश्व बंधुत्व की भावना से, तो इसे हम देखते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति थी वो पहले से विश्व बंधुत्व की भावना को प्रेरित करती थी, आगे बढ़ाती थी। यानी कि पूरा जो विश्व है, पूरी जो हमारी धरती है, इस पर जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे भाई बंधु हैं। ऐसे हमारी संस्कृति का जो एक मूल आधार था विश्व बंधुत्व हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार माना गया है। लेकिन वैश्वीकरण और विश्व बंधुत्व की भावना में बहुत धरती आसमान का अंतर है। और वो ये अंतर है कि जो वैश्वीकरण है उसे आप विश्व बंधुत्व नहीं मान सकते। और क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो वैश्वीकरण है उसका आधार हमारी भौतिकता और आर्थिकता है। आर्थिक संबंध और भौतिक संबंध ही हमारे वैश्वीकरण के आधार हैं। यानी कि हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके लिए हम एक दूसरे देश से जुड़े हुए हैं आज। और दूसरा, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी संस्कृति तो विश्व बंधुत्व की भावना पे काम करने वाली थी, लेकिन आज की जो संस्कृति है, वैश्वीकरण जो है, ये एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे पर निर्भर करता है, अर्थ पर निर्भर करता है। कि अगर हमें कोई सेवा चाहिए या कोई सामान चाहिए, जैसे चीन हमारे यहाँ पर सामान की खपत करता है, तो वो अपने व्यापारिक लाभ के लिए किया करता है, ना कि विश्व बंधुत्व की भावना से। उसका एक उदाहरण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना फैल रहा है और चीन ने लगभग सभी देशों में अपनी कुछ मशीनें किट इसको कोरोना को चेक करने की, जांच करने की और मास्क वगैरह दिए हैं। लेकिन हमने देखा कि उसने अपने व्यापारिक लाभ कमाने के लिए किट बेकार दी थी, जिससे कि जो पॉजिटिव थे कोरोना के मरीज़ वो भी नेगेटिव दिख रहे थे। और अगर वो पॉजिटिव मरीज़ बाहर जाता है ये सोच के कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, तो वो और भी कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो अगर विश्व बंधुत्व की भावना होती है तो वहाँ व्यापारिक लाभ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मानवता होती है। तो हमारी संस्कृति मानवता के आधार पर विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाती थी, जबकि जो वैश्वीकरण है वो मानवता के आधार पर नहीं बल्कि व्यापारिक लाभ के आधार पर आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, इसका एक ये भी पक्ष है कि जो वैश्वीकरण है उसमें सभी राष्ट्रों की बराबर भागीदारी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि जो कुछ ज़्यादा ताकतवर देश हैं वो बाकी राष्ट्रों की, बाकी देशों की संस्कृति को, आर्थिक मजबूती को ध्वस्त कर देते हैं और अपनी ही संस्कृति का, अपने आर्थिक प्रभुत्व को स्थापित करने में प्रयासरत रहते हैं।
ये दोनों हमारे वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू हैं। हालांकि एक सकारात्मक पहलू भी ये होता है कि जब विश्व बंधुत्व की भावना या वैश्वीकरण जो भी भावना हम मान लें, जब हम एक देश दूसरे देश से जुड़ाव करता है, मिलता है, संपर्क रखता है, तो बहुत सारी जो वहाँ की अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हम सीखते हैं। बहुत सारे नए नए शोध होते हैं विज्ञान के, तो उसको भी, उसके लाभ सभी देश ले लेते हैं। लेकिन जो समस्या वो यही है कि जो विश्व संस्कृति या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है, इसने हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बहुत 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 अधिक नुकसान पहुंचाया है। जैसे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो कुछ लोग अंग्रेजी सभ्यता के पीछे या पश्चिमी सभ्यता के पीछे, अंग्रेजी भाषा के पीछे अपनी भाषा को भूल जा रहे हैं और वैश्विक संस्कृति के पीछे अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। हमारी संस्कृति का एक बड़ा पहलू ये था कि उसमें संवेदनाओं का बहुत विकास होता था, मानवता का विकास होता था। धर्म उसकी एक मुख्य जड़ है जो बहुत गहरे तक गई हुई है, यानी बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कल देखा कि एक माँ अपने बच्चे को के साथ खेल रही थी, खिलाना नहीं कहेंगे, खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे के साथ खेल रही थी और वो फिर थोड़ी सी देर बाद झूठ मूठ को रो लेती थी और रो के उसे कहती थी कि नहीं मैं नहीं खेलूँगी तुम्हारे साथ, तुम मुझे हरा देते हो बार बार। तो बच्चा कह रहा था कि ठीक है चलो खेलते हैं, अब मैं आपको नहीं हराऊँगा। तो यहाँ से उसकी संवेदना का विकास हो जाता है। संवेदना यानी कि सहानुभूति, जैसा दूसरे को पीड़ा हो रही है तो हम उस पीड़ा को अनुभव करें और फिर आगे से हम उसे पीड़ा देने का प्रयास ना करें। हमारी संस्कृति में बच्चे की संवेदना का विकास बहुत अच्छे से होता रहा था। जैसे कि अगर जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में जब बच्चा रहता था तो अपने से छोटे बच्चों को प्यार करना सीख जाता था, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख जाता था, बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव सीख जाता था, और जो उसके बराबर के लोग होते थे, उसके कजिन, चाचा, ताऊ, फूफा के, बुआ के बच्चे जो उसके हम उम्र होते थे, उनके साथ मित्रता सीखता था और लड़ना झगड़ना भी सीखता था, यानी कि वो एकदम सहज से उसका विकास हो जाता था। लेकिन जैसे पाश्चात्य संस्कृति का, वैश्वीकरण का ये प्रभाव हमारे देश में आया है कि बच्चे को पैदा होते ही प्ले वे स्कूल में भेज देते हैं। अब जब प्ले वे स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो क्या वहाँ कोई ऐसे माँ सिखाएगी, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बच्चे के साथ खेल रही थी और बता रही थी नहीं अब मैं नहीं खेलूँगी तुम्हारे साथ, झूठ मूठ को रो रही थी, मैं नहीं खेलूँगी अब तुम्हारे साथ, तुम तो हला देते हो मुझे बाल बाल। और वो बच्चा महसूस करता था हाँ मैंने अपनी माँ को हरा के पीड़ा पहुँचाई है। तो जो जीत का एक जज्बा होता है कि जीत के जोश में सामने वाले को रुलाने में, उसे कष्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा अपने घर से सीख जाता है कि जीत के लिए हम अपने किसी भी जो हमारा आत्मा है उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जीत अपनी जगह है, लेकिन उससे भी ऊपर है मानवता, जिसमें हम अपने को पीड़ा से बचाएंगे। तो हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि बच्चे को घर में पालन पोषण करें, और जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है वो बच्चों को, छोटे से बच्चों को प्ले वे स्कूल में डाल देते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे स्कूल में डाल देते हैं, स्कूल से आता है तो उसे ट्यूशन में भेज देते हैं, यानी कि उस बच्चे को एक पैसा कमाने की मशीन बना देते हैं, और मशीन में संवेदनाएं नहीं होती, वो तो एक रोबोट हो जाता है। और जब वो रोबोट बना दिया जाता है पैसे कमाने की मशीन, तो क्या होता है कि जब बड़े होते हैं वे बच्चे, वे पैसा ही कमाने की मशीन बने रहते हैं, और माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो वो उसको वृद्धाश्रम में भेजने में कोई दिक्कत नहीं मानते, क्योंकि उनकी संवेदना का विकास इस स्तर तक हुआ ही नहीं होता कि वे अपनों की पीड़ा को समझ सकें। इसी संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि एक आधुनिकता की अवधारणा, उत्तर आधुनिकता की अवधारणा भी हमारी संस्कृति को खो रही है, यानी कि उसको लील रही है, एकदम नष्ट कर दे रही है। और ये भी पाश्चात्य संस्कृति का, यानी वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का ही प्रभाव होता है। अब आधुनिकरण में, आधुनिकता के साथ साथ भी हम अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। जैसे एक स्त्री एक महिला जब बाहर काम करने के लिए जाती है तो वो आधुनिक हो जाती है, लेकिन घर में आके जब वो अपने घर को पूरी तरह, बच्चों को, पति को, सास ससुर को संभालती है, तो वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर रही होती है।
एक लड़की जो बाहर जॉब करती है, आईटी सेक्टर में जॉब करती है, जब वो अपने जीन्स टॉप पहन के जाती है तो वो आधुनिक हो जाती है, वैश्वीकरण का पूरा फॉलो कर रही होती है। लेकिन जब घर में आती है और अपने परंपरागत वस्त्रों को पहनती है तो वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर रही होती है। ऐसे ही एक पुरुष, अगर महिला भी काम कर रही है और एक पुरुष घर में रसोई में हाथ बटा रहा होता है, तब वो आधुनिक हो जाता है, क्योंकि हमारी परंपरागत संस्कृति में पुरुष रसोई का काम नहीं करते थे। तो अगर एक पुरुष, महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं और फिर पुरुष रसोई में काम में हाथ बटाता है तो वह आधुनिक हो जाता है। और जब अपने बच्चों को वो सहेजता संभालता है, अपने पत्नी अगर जॉब पे गई है और उसकी छुट्टी है, पूरा घर वो संभाल लेता है, तो वो अपने घर की बच्चों को बाहर ना भेजकर और होटल से भोजन ना मंगा कर घर पे ही बच्चों को संभाल कर वो अपनी संस्कृति की भी रक्षा करता है। यानी कि आधुनिकता और हमारी संस्कृति की रक्षा दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो भूमंडलीकरण और संस्कृति, यानी कि भूमंडलीकरण से हमारी संस्कृति को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला तो नुकसान यही होता है कि हमारी संस्कृति को वो कुछ देश जो अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, वो बाकी देशों की संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करना चाहते हैं। और भारत भी उनमें से अब एक हो चला है, यानी कि भारत की संस्कृति को भी वैश्वीकरण ने नुकसान पहुंचाया है। और उसमें जो उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अब हिंसक हो गए हैं। हमारी जो महिलाएं हैं वे बाहर काम करें या ना करें, लेकिन होटल से खाना मंगा कर खिला देती हैं बच्चों को। उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमारी संस्कृति पौष्टिक खाना खिलाने में ज़्यादा विश्वास रखती है। या छोटे छोटे बच्चे को प्ले वे स्कूल में भेज देती हैं, भले ही हमारी माएँ खूब पढ़ी लिखी हैं, घरेलू हैं, नौकरी भी नहीं करती, फिर भी वो बच्चों को प्ले स्कूल में भेज देती हैं। अगर वो अपनी संस्कृति की रक्षा करें तो अपने बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम बिताएं और उन्हें अपने संस्कृति की वो सारी चीज़ें सिखाएं जो कि आज हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। तब शायद पुस्तकों में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जाने अनजाने हम अपनी संस्कृति को संवर्धित भी करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। तो ये आज भूमंडलीकरण और संस्कृति का पाठ पूरा हो गया है।